नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका ईरान में टूटे सीज फायर की, पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी के शिक्षा क्रांति के ऐलान की, देखेंगे जंतर मंतर पर कैसे जासूसी करते पकड़ी गई दिल्ली पुलिस। और कल हमने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा था, तो अब ये सिविल ड्रेस में आकर ऐसे चुपके से जैसे सपोर्टर है ऐसे कह रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फर्जीवाड़े पर क्या हुआ खुलासा, जानेंगे पश्चिम बंगाल में क्यों सवालों में आई कानून व्यवस्था, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पटना दौरा रद्द, 15 जुलाई का छात्र सम्मेलन भी स्थगित। पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के कारण लागू आचार संहिता को बताया वजह। नीट पेपर लीक मामले के 2 आरोपियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत, 11 जुलाई तक कस्टडी में रहेंगे आरोपी। अब तक कुल 13 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। एनसीईआरटी की नई इतिहास की किताबों में बदलाव, बंटवारे पर कांग्रेस के रुख में संशोधन, हिटलर का जिक्र भी हटा। शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे हुए गिरफ्तार, डॉक्टर पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। एफएआईएमए ने सीएम फडणवीस को पत्र लिखकर मामले में एक्शन लेने की थी मांग। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी केस में आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल पर एफआईआर दर्ज, शासन ने बैठाई उच्च स्तरीय जांच, 15 दिन में रिपोर्ट देगी हाई लेवल कमेटी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग भड़कती नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिस पर ईरान भी भड़क गया और उसने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद क्षेत्र में लागू शांति खतरे में पड़ गई है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर खत्म होने की बात कहकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, जिसके बाद पहले अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार साइटों, एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से ज्यादा छोटी नावों पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये हमले होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में 3 जहाजों पर हमला हुआ है, जिसमें एक भारत आ रहा जहाज भी शामिल है। अमेरिका का आरोप है कि ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, जिसके बाद उसकी तरफ से ये कार्रवाई की गई। लेकिन अमेरिकी सेना के हमलों ने क्षेत्र में लागू शांति को खतरों में डाल दिया है। इन हमलों के जवाब में ईरानी सेना ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के 85 ठिकानों पर बमबारी की है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने बताया कि हमने ईरान के दक्षिणी प्रांतों पर हुए हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में स्थित 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमने देश के दक्षिणी हिस्से में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी सेना पर ड्रोन हमला किया। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। IRGC ने चेतावनी भी दी है कि बार-बार युद्ध विराम का उल्लंघन करने का नतीजा खतरनाक होगा। इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने उनके सैन्य ड्रोन के वैध लक्ष्य होंगे। साथ ही अमेरिकी सेना का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति वैध लक्ष्य है, यानी उन्होंने खाड़ी देशों को भी अमेरिका की मदद करने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। मौजूदा हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम एशिया में युद्ध विराम टूट गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो चुका है और तेहरान के साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है। सभी सहमत थे, कोई परमाणु हथियार नहीं। हमने समझौता किया। वो बाहर जाकर प्रेस से मजाक करते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की। उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से बात करूंगा, जो तेहरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत की मेज पर वापस आना तेहरान पर निर्भर है। ट्रंप ने संघर्ष का हल निकालने के लिए कूटनीति का सहारा लेने के बजाय अपनी मनमानी करने की इच्छा जताई, जिसके बाद इजरायली सेना के कमांड सेंटर्स में लाइटें जल चुकी हैं और फाइटर जेट्स के पायलटों को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया गया है। हालात बिगड़ते देख यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए ईरान और इराक की एयरस्पेस से उड़ान न भरने की अपनी सलाह को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ऐसे में अमेरिका ईरान की पीस डील पर संशय और गहराता जा रहा है, क्योंकि अगर दोनों देशों में दोबारा जंग छिड़ती है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ना तय माना जा रहा है। अभी से तेल की कीमतों में 6% की उछाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6% बढ़कर $78 प्रति बैरल हो गई है, जिसका असर तमाम देशों पर पड़ना तय है। खासतौर पर भारत जैसे देशों
देशों में जो तेल निर्यात पर निर्भर हैं, यहाँ पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है और अब जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि जंग के हालात में होर्मुज स्ट्रेट फिर ब्लॉक हो जाएगा। इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जिसके असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पहले ही देखा जा चुका है। मौजूदा संघर्ष की वजह से भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1677 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार 76,503 पर बंद हुआ। वहीं 516 अंकों की गिरावट के साथ 23,882 पर निफ्टी बंद हुआ। वहीं यूरोपीय शेयर बाजार में 1.6% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में पश्चिम एशिया के हालात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका और ईरान में बढ़ते टकराव ने पश्चिम एशिया की शांति को संकट में डाल दिया है। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंता में दिखाई दे रही है। तो चिंताएं बार बार हो रहे पेपर लीक को लेकर भी बढ़ती जा रही हैं। एनटीए की तरफ से अभी हाल ही में यूजीसी एनईटी की परीक्षा कराई गई थी और अब खुलासा हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र पहले ही छात्रों के पास पहुंच गए थे। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। नीट एग्जाम लीक मामले की जिम्मेदारी अभी तक मोदी सरकार की तरफ से नहीं ली गई है और अब एक और परीक्षा पर विवाद शुरू हो गया है। जून के आखिरी हफ्ते में परीक्षा कराने वाली सरकारी एजेंसी एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट 2026 का एग्जाम आयोजित किया गया था और अब ये परीक्षा भी धांधली की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। यूजीसी नेट के छात्रों ने दावा किया कि 29 और 30 जून को आयोजित कुछ सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र कथित तौर पर परीक्षा से पहले ही एक संगठित नेटवर्क तक पहुंच चुके थे और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पढ़ाए गए थे। यानी कुछ छात्रों को पहले ही मालूम था कि एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। छात्र नेता दीपक धनखड़ और अंकित सिंह फोगाट ने एक वीडियो जारी कर स्क्रीन पर कथित सोशियोलॉजी प्रश्न पत्र की सामग्री दिखाते हुए दावा किया कि अभ्यर्थियों को 2 सेट पढ़ाए गए थे और उनमें से 100 प्रश्नों का सेट परीक्षा में आए प्रश्नों से मेल खाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2,25,000 रुपए में पेपर का सौदा हुआ है। अब इस मामले में फॉरेंसिक जांच की मांग की जा रही है। वहीं ये मामला सामने आते ही बवाल मच गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पिछले सप्ताह हुई यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। खबरें आ रही हैं, यूजीसी नेट परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई। ये पीडीएफ उस क्वेश्चन पेपर सेटिंग की है जो सिर्फ एनटीए के पास उपलब्ध होती है। पीडीएफ के लगभग 90 सवाल सोशियोलॉजी के असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। वही प्रश्न पत्र 2,25,000 में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचा जा रहा था। इसी नेटवर्क ने CSIR नेट, HTET और ADA जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए आगे कहा कि नीट और नेट में बार बार सामने आए घोटालों के बाद भी मोदी सरकार आंखें मूंद कर सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रात रात जागकर की गई सालों की मेहनत उनके लिए मायने नहीं रखती। उन्होंने साफ कहा कि सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद बेकार है। न जांच होगी, न छात्रों को न्याय मिलेगा। वो यही नहीं रुके। उन्होंने बदलाव लाने के लिए एकजुट आवाज को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा कि देश भर के छात्रों की गूंज भारत में शिक्षा क्रांति लाकर रहेगी। वहीं अब देखना होगा कि एक और पेपर में धांधली का मामला सामने आने के बाद मोदी सरकार अब कोई जवाबदेही तय करती है या नहीं। पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा एक के बाद एक परीक्षाओं में गड़बड़ी निकलकर सामने आ रही है, जिससे सरकार के खिलाफ देश की जनता में आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार चुप है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी युवाओं का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी बारिश के बाद भी प्रोटेस्ट तेज होता जा रहा है। लोगों में पेपर लीक को लेकर इतना रोष है कि वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह से धरना स्थल पहुंच रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदर्शन के 19वें दिन भी युवाओं के हौसले बुलंद नजर आए। वहीं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के 11वें दिन उनका 7 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया, यानी उनकी सेहत पर इसका गहरा असर पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में युवाओं का आक्रोश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अब इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए अभिनेता रघुराम धरना स्थल पहुंचे। मुंबई से दिल्ली आकर उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और आयोजक अभिजीत दिपके से मुलाकात भी की, जिसके बाद इस आंदोलन को और मजबूती मिलती दिखाई दे रही है और इससे मोदी सरकार डरी हुई नजर आ रही है। बार बार सरकार की तरफ से आंदोलन में खलल डालने की कोशिश की जा रही है और उसका एक ताजा मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर जासूसी करती पकड़ी गई। इसका वीडियो सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक्स पर शेयर किया है। अपनी
और कल हमने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा था, तो अब ये सिविल ड्रेस में आकर ऐसे चुपके से जैसे सपोर्टर है ऐसे कह रहे, कहते मैंने कहा क्या करते हो, कहते कुछ नहीं, हम तो बस प्रोटेस्ट में आए हुए, ऐसे चुप चुप कर कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तो सर चुप कर क्यों कर रहे हो? तो अब मान नहीं खींचेंगे और क्या? और अभी नहीं, अभी कह रहे थे कि ऑफिशियल ऑर्डर नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम, मतलब ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू ही कर रही है। दीप्ति ने बताया कि दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी सादे कपड़ों में प्रदर्शनकारियों के वीडियो चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। जब उन्होंने उससे अपनी पहचान बताने को कहा तो उसने बताया कि वो एक किसान है जो प्रदर्शन का समर्थन करने आया है, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अधिकारी चुपके से प्रदर्शन में शामिल लोगों की वीडियो क्यों बना रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से सरकार की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एसआईटी की जांच में फर्जी रसीद बुक मिली है और ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने भी पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की उनसे हुई बंद कमरे की मुलाकात ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पुरानी फर्जी रसीद बुक बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि वो सिर्फ दान की रकम में हेराफेरी ही नहीं करते थे, बल्कि मंदिर में चंदा देने वाले श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाने के लिए फर्जी रसीद भी थमा देते थे। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा समेत गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। इधर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय ने भी पहली बार एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक पत्र शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर क्रमवार अपना जवाब दूंगा और पूरा सच सामने आ जाएगा। इस बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी की चंपत राय से करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में हुई मुलाकात ने भी चर्चाओं को तेज कर दिया। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए, जिससे अटकलों का दौर और तेज हो गया। उधर कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए बीजेपी और ट्रस्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी का दावा है कि दान में कथित गड़बड़ी उजागर होने के बाद रोजाना मिलने वाली चढ़ावे की राशि 15 से 18 लाख रुपए से बढ़कर करीब 25 लाख रुपए पहुंच गई, जिससे पहले बड़े पैमाने पर गबन की आशंका जताई जा रही है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगी कि इस बहुचर्चित मामले का सच आखिर क्या है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी बुरी तरह घिरती जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य की बीजेपी सरकार कटघरे में आ गई है। दरअसल बारुईपुर घटना के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में जान चली गई, जिस पर कई सवाल खड़े हो ही रहे थे। इस बीच एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां किडनैप हुए बाप बेटे बीजेपी के दफ्तर में पाए गए, जिसके बाद बीजेपी गंभीर सवालों के घेरे में है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। बंगाल में बेटियां कितनी सुरक्षित है, इसकी पोल तो बारुईपुर की घटना ने पहले ही खोल दी थी। और अब बंगाल में बीजेपी के शासन में बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं। जैसा आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बंगाल के बारुईपुर में एक 11 साल की बच्ची का शोषण किया गया, उसकी जान ले ली गई, जिस पर विपक्ष ने तत्काल न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन में बीजेपी के लोगों ने टीएमसी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। ये आरोप टीएमसी ने ही लगाए हैं। न सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, बल्कि इस पूरी घटना में जिस तरह से कार्रवाई की गई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि बारुईपुर घटना मामले में आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस मुठभेड़ में जान चली गई, जिस पर बवाल मच गया। विपक्ष तो ये तक आरोप लगा रहा है कि प्रभास मंडल के पास कई ऐसे सबूत थे जो बीजेपी को फंसा सकते थे, इसीलिए उसकी जान ले ली गई और इसे मुठभेड़ का रूप दे दिया गया। अभी इस घटना पर बवाल थमा भी नहीं था कि इस बीच एक और मामला सामने आया जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। बता दें कि बंगाल के नरेंद्रपुर इलाके से 17 साल के लड़के को उसके पिता के साथ किडनैप कर लिया गया, जो करीब 24 घंटे तक अगवा रहने के बाद बीजेपी के दफ्तर से मिला। इस बीच पीड़ित परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। हालांकि बीजेपी ने आरोपियों से किसी भी तरह के संगठनात्मक संबंध से इनकार कर दिया है। भले ही बीजेपी सफाई देने में जुट गई, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को ये पता भी नहीं चला कि बाप बेटे की ये जोड़ी उसके ऑफिस तक कैसे पहुंच गई, कौन उन्हें वहां तक ले आया। वहीं ये घटना सामने आते ही बीजेपी चारों तरफ से घिर गई।
विपक्ष ने अपने हमले तेज कर दिए और आरोप लगाया कि बीजेपी राज में न बेटे सुरक्षित हैं और न ही बेटियां। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था डगमगाई हुई है, जिसे लेकर बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में अचानक हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव, सहायक निजी सचिव और 2 अतिरिक्त निजी सचिवों को एक साथ हटाए जाने का फैसला सवालों से घिर गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। तो क्यों अचानक हुई ये कार्रवाई, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में हुए बड़े प्रशासनिक फैसले ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव, सहायक निजी सचिव और 2 अतिरिक्त निजी सचिवों को एक साथ उनके पदों से हटा दिया है। ये फैसला 3 जुलाई को जारी 4 अलग-अलग आदेशों के माध्यम से लिया गया। आदेशों के मुताबिक निजी सचिव को प्रशासनिक आधार पर हटाया गया। सहायक निजी सचिव और एक अतिरिक्त निजी सचिव की नियुक्ति समाप्त कर दी गई, जबकि दूसरे अतिरिक्त निजी सचिव को समय से पहले उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया। हालांकि इन आदेशों में कहीं भी कार्रवाई के पीछे की वजह नहीं बताई गई। कारण सामने न आने से सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं और अटकलें शुरू हो गई। दावा किया जा रहा है कि ये कदम मंत्रालय के बाकी कर्मचारियों को सख्त संदेश देने के लिए उठाया गया है। हालांकि सरकार की ओर से इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि मोदी सरकार में इस तरह की नियुक्तियां कैसे की जाती हैं। भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मंत्रालय पर्यावरण और वनों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के मामले में लगभग पूरी तरह विफल रहा है। फिलहाल मंत्रालय की ओर से अधिकारियों को हटाए जाने के वास्तविक कारणों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे इस पूरे मामले पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के सचिवों को हटाने की ये कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। इस बीच पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। सभी दल जमीनी स्तर पर अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, जो उसकी इन तैयारियों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अभी से सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक बलविंदर सिंह लाडी ने पार्टी छोड़ दी है। श्री हरगोबिंदपुर से विधायक रह चुके बलविंदर सिंह लाडी अपने समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ दल आप में शामिल हो गए हैं। वो भाजपा पंचायत सेल के चेयरमैन और भाजपा एससी मोर्चा के महासचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। आपकी सदस्यता लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं भगवंत मान सरकार के पारदर्शी शासन और विकास पक्षीय नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ। पंजाब को साफ और ईमानदार राजनीति की जरूरत है और आप राज्य की भलाई और खुशहाली के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की लोगों के हक वाली पॉलिसी को पंजाब के हर घर तक पहुंचाने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। वहीं आप में बलविंदर सिंह लाडी का स्वागत करते हुए आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि बलविंदर सिंह लाडी के अनुभव और लोगों तक पहुंच से पंजाब में पार्टी संगठन और मजबूत होगा। लाडी का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पहले ही राज्य में पार्टी का जनाधार घटता दिखाई दे रहा है। हाल ही में राज्य में निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी 5वें स्थान पर रही, जबकि आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। निकाय चुनावों में भी आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जिस तरह दूसरे दलों के नेता आपका दामन थाम रहे हैं, आने वाले चुनाव में उसे इसका फायदा भी मिलना तय है। फिलहाल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को एकजुट रखना और अपना जनाधार मजबूत करना दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लगभग पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को भी मेलोडी खिला दी है और साथ में कई तरह के सौदे भी कर लिए हैं, हथियारों के सौदे कर लिए हैं। साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईवीएम पर भी बात चल रही है खरीदने की। दोनों चुनाव आयुक्त वहाँ के और यहाँ के जल्दी ही मिलने वाले हैं और वो भी अपना लोकतंत्र हमारी तरह से मजबूत और ज़्यादा करने वाले हैं। ईवीएम के सहारे चुनाव जीतने के बाद में मजबूत लोकतंत्र के साथ में
और महंगाई से कराहती हुई जनता की पीठ पर वो 3 टर्म से सवार हो चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या ईवीएम को लेकर इंडोनेशिया भी इतनी ही सीरियस है और वो चाहती है कि वहाँ की जनता भी यहाँ की जनता की तरह से अच्छे दिनों का दीदार कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।